हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जो है हिंदी का नहीं, आज हम लोग किस चीज़ का देखेंगे जो है, एक मिनट, हाँ, आज हम लोग देखेंगे साइंस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था उसके बारे में। ठीक है, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो PYQ हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं, PYQ हैं। ठीक है, जो 2020 में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार सपोर्ट और अपना प्यार दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग ढंग से और अच्छे से करेंगे। ठीक, चलें तब स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, बस एक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, जूम कर दिया हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। हार्मोन्स की तरह कौन सा विटामिन काम करता है, बताइए बताइए। विटामिन कौन सा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन विटामिन ई, विटामिन बी, बताइए कौन सा करता है। तो हमारा विटामिन सी जो है क्या हार्मोन्स की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक, विटामिन सी करता है या फिर कोई और, जल्दी बताइए। तो विटामिन सी ना करके विटामिन डी करता है, हमारा हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। यह हमें क्या सन सन की प्रेजेंस में, मतलब सूर्य से क्या करता है, सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। इससे होने वाली बीमारी जो है उसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिकेट्स होती है। ठीक, क्या होती है, रिकेट्स होती है। ठीक, और विटामिन सी को बताइए, इससे क्या होता है, स्कैर्वी स्कैर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कैर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, या खट्टे फलों से जैसे नींबू हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इस वाले से क्या होता है, विटामिन ई से क्या होता है, बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन होता है। ठीक है, औरतों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन इसको अंकुरित जो हमारे होते हैं गेहूँ, इनको खाने से ये चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक, विटामिन डी से कौन सा होता है, विटामिन ए से रेटिनाल जिसका नाम होता है, उससे क्या होता है, रतौंधी होती है। और विटामिन बी से हमें कौन सा, बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना। और बी और सी हमारे क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी हमारा जो ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, के हो गए, ये सभी हमारे क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 बताएंगे आप लोग। 122वां क्वेश्चन क्या करा है, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। मतलब बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को किसमें सम्मिलित किया गया है, कवक कहते हैं इनको, मोनेरा, पादप या प्रोटिस्टा, किसमें आप लोग इसको सम्मिलित करते हैं। तो इनको जो हम लोग मोनेरा जगत में क्या करते हैं, जो हमारे 5 किंगडम हैं उसमें हम लोग इनको मोनेरा में रखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को हम लोग सम्मिलित किस में करते हैं, मोनेरा फैमिली में इनको क्या करते हैं, वर्गीकरण में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, 123वां बताइए, निम्न में से कौन सा ऊतक है। ऊतक का मतलब क्या था, टिश्यू। टिश्यू कौन सा, हमारे रक्त क्या होता है, एक संयोजी तरल ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, एक संयोजी संयोजी आप पढ़े होंगे, संयोजी तरल क्या होता है, ऊतक होता है। ठीक है, तो और तो ब्रिक तो ऊतक होता है, यानी टिश्यू होता है। फेफड़ा होता है, ऊतक होता है। ब्रिक क्या होता है, हमारा होता है, बिल्कुल नहीं, ना तो ये, ना ही ए और ना ही ए। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, हमारा 3 प्रकार का होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक हमारे क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 बताएंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि अंडज की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम बताइए। जब अंडज की प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन से हार्मोन्स की अधिकता होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो 124 का आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एल एच जो होता है इसकी क्या होती है, सबसे अधिकता होती है। जब अंडज की प्रक्रिया होती है तो LH जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये महिलाओं में देखने को मिलता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ठीक है, हार्मोन्स होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। 125, हिप्पोकैम्पस है एक, जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है यह किस में होता है, प्रोटोकार्डेटा में होता है, मीन में होता है, स्तनधारी में होता है, या सिलेंट्रेटा में होता है। ठीक है, बताइए, प्रोटोकार्डेटा, मीन, स्तनधारी। मीन का मतलब मत्स्य वर्ग जो होता है, स्तनधारी मतलब इसके अंतर्गत मनुष्य, स्तनधारी मनुष्य आता है, इसी के अंतर्गत चमगादड़ हमारी भी एक क्या होती है, स्तनधारी होती है। ठीक है, सिलेंट्रेटा क्या होते हैं, सिलेंट्रेटा या प्रोटो
कार्टेस, हिप्पोकैम्पस एक क्या है, पक्षी है या क्या है, बताइए जल्दी। 125 का राइट आंसर आप बताइए। तो यह हमारा के मीन के अंतर्गत आती है, ठीक, किसके अंतर्गत, मीन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बता दीजिए 126 भी यहीं पे बताइए। अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है, जो हमारा अयस्क होता है कॉपर पाइराइट जिसको बोलते हैं, ठीक, उसका किसके, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, गुरुत्वीय विधि द्वारा या चुंबकत्व विधि द्वारा या इनमें से किसी भी विधि के द्वारा नहीं किया जाता। तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा जो होता है हम अयस्क कॉपरराइट का सांद्रण करते हैं, ठीक, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। आपको साइंस अच्छे से और डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, साइंस वाले जितने भी हैं सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बताइए। ये कह रहा कि 127वां, 2 मेथिल प्रोपेन में 30 कार्बन की संख्या होती है। 2 मेथिल प्रोपेन में कार्बन की संख्या होती है, बताइए 127 का। 127 का राइट आंसर बताइए। तो 127 का राइट आंसर आप लोग बताइए। 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हमारा क्या आ जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेन में जो है एक कार्बन की क्या होती है, संख्या होती है। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में IUPAC नाम, देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया IUPAC नाम, ठीक है। तो C3CHO, C3C3, ठीक है, CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है और ये क्या लगा है, CH लगा है। तो क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, ऑक्सी जब O लगा रहता है तो ऑक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। 2 मेथिल इथेन है, या फिर जो है कार्बन की संख्या इसमें कितनी, 1 2 3 4 है, 4 है। देखिए क्या है, 4 जहाँ कार्बन रहते हैं वहाँ क्या है, एथ मेथ प्रेप और ब्यूट होता है, ब्यूट होता है ना। लेकिन इसमें क्या हमारा 2 मेथिल लगे, जब CH3 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, ठीक है। CH3 जहाँ लगा रहता है वो हमारे क्या होते हैं, मेथिल होते हैं, ठीक है। C2H5 जहाँ रहता है वहाँ एथिल रहता है, ठीक। तो बताइए आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर 128 का आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट चले अगला, चलिए आगे का क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप 129, बताइए 129वां क्या करा, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंधन ऊर्जा है, मतलब बंधन ऊर्जा किसमें होती है, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंधन ऊर्जा कौन सी है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया, जब तक आप इसका प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करिए प्लस आप थियरी का भी क्वेश्चन करिए, ठीक है, थियरी भी पढ़िए, जो बिना पढ़े साइंस इतनी आसान नहीं है। आप EVS और सारी चीज़ें इतनी बार कर चुके हैं, आपको देखने में आसान लगता होगा, CDP आसान लगती होगी, हिंदी आसान लगती होगी, लेकिन सेकंड पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, इससे लोग भागते हैं। तो SI हमारा इसमें क्या आ जाएगा, सिलिकॉन हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा जो होती है वह किस में होती है, सिलिकॉन, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा 129 का बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130वां बताइए। थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको ऑप्शन क्या हो, विजिबल हो, ठीक है। बताइए 130वां कह रहा है कि पदार्थ X के NX मोल के पदार्थ Y के NY मोल में घोला जाए तो क्या होगा, बताइए। जब घोलते हैं NX के NX मोल के पदार्थ को Y के NY मोल में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, बताइए 130 का बता दीजिए फटाफट। 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 130 का राइट आंसर हमारा Y का मोल अंश NX प्लस NY होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, C पार्ट। चलिए देखिए किस तरह के कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 मिनट, इसमें कूट वाला था ना, तो कूट वाला हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, C पार्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने केयर नहीं किया, ठीक। तो C वाले में कौन सा राइट हो जाएगा, ए भी। पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होगा। X तथा मोल अंश बराबर X के मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या। Y का मोल अंश बराबर NY, इसमें N देखिए यहाँ पे Y नीचे, इसमें इसलिए त्रुटि है, यहाँ पे दोनों जो है NY दे दिया है, ठीक है। एक NX होगा, एक N+Y होगा, इसलिए हमारा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी हमारे सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 131 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सूक्ष्म तरंग, पराश्रव्य तरंग, अवरक्त तरंग या एक्स किरणें। बताइए 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी हम पार्ट हमारा क्या जाएगा, पराश्रव्य तरंगे जो होती है हमारी वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, बाकी सभी हमारी क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट चलिए 132वां बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको
कल या परसों में भी देखने को मिला था। बताइए जो भूमध्य रेखा पर जो नति कोण होता है वह कितना होता है, इस चीज़ को आप लोग बताएंगे। 132वां का राइट आंसर, एक क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, 0 अंश का बनता है। याद रखिएगा नति कोण का मान जो होता है वो 0 अंश होता है। ठीक, डेसीबल है, बताइए डेसीबल क्या होता है, शोर तरंग दैर्घ्य होता है, ध्वनि स्तर का एक क्या माप होता है, एक जो है वायु स्वरक होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। तो ध्वनि स्तर की क्या होती है माप, जो ध्वनि को किस में मापा जाता है तो डेसीबल में मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, द्रव्यमान के, आवेश के, इनमें से कोई नहीं या संवेग के। बताइए ये देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, सभी हमारे PYQ ही चल रहे हैं अभी साइंस के। ठीक है, किरचॉफ धारा किस नियम पर, और SST वालों की क्लास हुई है। ठीक है, SST वाले आप जाइए, जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है SST नाम से, जो सामाजिक अध्ययन नाम से, उसमें आप जा करके अपनी देख लेंगे, कम से कम 12 से 13 क्लास हुई है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, उसमें मैराथन भी है 60-70 क्वेश्चन की, तो आप लोग वहाँ से भी देख लिया करिए। जो ठीक है आपको PYQ वहाँ करा दिए गए हैं, तो आप नए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराए जाएंगे उसमें। जो है आप लोग कहेंगे तो SST की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, CDP की क्लोज कर देंगे। CDP की बहुत सारी क्लासेस हो सकी, जितने भी PYQ थे सभी मैंने करा दिया, आप खोज खोज के मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए किरचॉफ धारा नियम, आज से नहीं, हम दिसंबर से इसकी क्लास चला रहा हूँ मैं कंटिन्यू। ठीक है, 4 महीने हो गए क्लास चलाते चलाते। बताइए किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, आवेश के पर, किस पर है, आवेश पर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर बताएंगे 135 का करा, यम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, तो इसका संवेग क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा E है, गतिज ऊर्जा E है, तो क्या होता है संवेग बराबर, संवेग बराबर क्या होता है mv, क्या होता है mv होता है संवेग। ठीक, संवेग। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है mv²/2। ठीक, क्या होती है mv²/2 होगी। तो हमसे क्या पूछा है, यम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा E है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, इसका संवेग पूछ रहा, तो संवेग क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2E आ जाएगा, 2E अपान क्या आ जाएगा बताइए v, एक v नीचे आ जाएगा mv। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है, कोई ऑप्शन ऐसा हो रहा है, बताइए फटाफट। बताइए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 135 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, अगर देखा जाए तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 136वां बताइए, यदि x1 लंबाई की वस्तु को उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x3 लंबाई का हो तो क्या हो जाएगा, बताइए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, लंबाई, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, x1 और x2 की, x3 की, बताइए फटाफट। x2 ही है, x3 यहाँ दे रहा है, x2 ही है। ठीक है, बताइए 136 का, तो 136 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए पार्ट, x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, x1 इज ग्रेटर देन x2। देखिए बहुत आसान, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, किलो कैलोरी होता है, क्या होता है किलो कैलोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगला क्वेश्चन, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 138, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक क्या होती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे। ठीक है, और तो ध्वनि क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, क्योंकि इसमें देखिए ध लगा हुआ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, केवल अनुदैर्घ्य होती हैं। तो हमारा क्या जाएगा, किसी ध्वनि जो होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह अनुदैर्घ्य होती हैं। किसमें, इसमें भी देखिए आधा ध आ रहा, उसमें भी आता। और प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, प्रकाश तरंगे जो होती हैं उसमें क्या होती है, अनुप्रस्थ होती हैं, क्योंकि देखिए प्रस्थ में क्या आ रहा है, इसलिए मैं ट्रिक से इनको याद करके रखा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 का राइट आंसर डी ही होगा। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 क्या होता है, माइक्रोन होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10, अच्छा माइक्रोन में पूछा ना, मीटर होता है ना, 10⁻10 मीटर होता है। और एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 क्या होता है, बताइए क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। माइक्रोन की बात कर रहा है ना,
माइक्रोन में कन्वर्ट, देखिए यही फंसाने का कितना बढ़िया ट्रिक हो जाए। सब लोगों को याद है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। तो बताइए अब इनको कन्वर्ट करिए माइक्रोन में। माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोन की वैल्यू को पुट करेंगे वहाँ पर के, अब निकल के आ जाएगा -10 माइक्रोन। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 140, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। बताइए ध्वनि तरंग की जो चाल होती है अधिकतम वायु में होती है, निर्वात में होती है, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, इस्पात में होती है, ठोस में। अब ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में, फिर किस में होती है, ठोस के बाद द्रव में होती है, द्रव के बाद हमारी क्या आती है, गैस में होती है। ठीक, क्या होती है, गैस में। ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा जलीय बायोफाइटा है। बताइए कौन सा जलीय बायोफाइटा है 141 का, तो हमारा कौन सा है, तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। रिक्सिया प्लूटेंस हमारा क्या है, एक जलीय बायोफाइटा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से पूर्ण स्तंभ परजीवी है। बताइए पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा है, तो हमारा अमरवेल क्या होता है, पूर्ण स्तंभ क्या होता है, परजीवी होता है। ठीक है, पूर्ण स्तंभ क्या होता है, परजीवी होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताइए, जल का अवशोषण आप कहाँ से क्या करते हैं, तो जाइलम हमारा करता है। क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक, और खनिज अवशोषण, मूल रोम, जल का परिवहन, खनिज परिवहन, बताइए कौन करता है, बताइए। इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए आप लोग जो है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। क्वेश्चन नंबर 144 स्थानिक जातियाँ क्या हैं। जो स्थानिक जातियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो पौधों और जंतुओं को जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक जातियाँ कहती हैं। ठीक, स्थानिक जातियाँ अर्थात डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 145 बताइए। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है। जो मादा जननांग होते हैं उनके व्यवस्थित क्रम क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, बताइए मादा जननांग के जो पौधों में होता है उसमें कैसे प्रोसेस चलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, वर्तिकाग्र आता है, फिर उसके बाद वर्तिका आता है, फिर अंडाशय आता है, फिर पुष्पासन आता है। ठीक, पहले वर्तिका, फिर अंडाशय, अंडा बनता है, फिर क्या होता है, पुष्प में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 146 कह रहा है कि कैलिसनेशन कौन सा प्रदर्शित करता है। कैलिसनेशन कौन सा प्रदर्शित करता है, तो कैलिसनेशन जो होता है हमारा वह प्रदर्शित करता है कौन सा, बताइए। तो वह हमारा प्रदर्शित करता है MgCO3, MgO बन जाता है और क्या बनता है, CO2। जब रिएक्शन इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे दो भागों में, देखिए MgO एक CO2 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 147 का बताइए। कह रहा है कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेड पेपर को काला कर देती है। तो यह हमारी कौन सी गैस है, यह हमारा H2S गैस जो होती है यह करती है लेड एसीटेल पेपर को काला कर देती है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 148, निम्न में से कौन, निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए, BF3, IF7 और CO2 या PCl5। बताइए इन यौगिकों का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इन इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है, इसको बताना 148 का। तो इसमें चारों हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्नेही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए आज के लिए इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ठीक, वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब आप लोगों की जो आप लोग कहते हैं उसी के अनुसार जो क्लास चलती है। ठीक, आप लोग का साइंस का सर चलाइए, साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप लोग सपोर्ट भी कर दिया करिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।